हेलो, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का फोकस कॉन्सेप्ट्स में। आज जिस पेपर के हम मैथ्स के सॉल्यूशंस करेंगे, पेपर रहेगा डीएसएसपी का। पोस्ट है पीजीटी और सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस मेल। 21 नवंबर 2022 की ये शिफ्ट है, जिसकी टाइमिंग 2 से 5 है और मैथ्स में आपको 20 क्वेश्चन मिलते हैं। हालांकि ये जो पीडीएफ है एक बच्चे ने ही बना के भेजी है, तो इसमें सिर्फ आपको मैथ्स के ही क्वेश्चंस मिल रहे हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ इस पीडीएफ का, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से देखो क्वेश्चन स्टार्ट हो रही है। क्वेश्चंस जरूर मीडियम इंग्लिश है, लेकिन मैं उसको ट्रांसलेट करता चलूँगा, समझाता चलूँगा हिंदी में, तो हिंदी वाले बच्चों को भी बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा। अब आपको बड़े ध्यान से सुनना और समझना है। यहाँ से शुरुआत हो रही है। पहला क्वेश्चन कहता है कि एक कुर्सी का मतलब एक मेज का जो क्रय मूल्य है वो कुर्सी के क्रय मूल्य से 1600 रुपये अधिक है। अगर हम मेज को 8% हानि पर बेचें और उधर से कुर्सी को 40% लाभ पर बेचें, तो हमें कुल मिलाकर 6.4% का लाभ होगा। कहते हैं कि बताओ मेज का क्रय मूल्य कितना है। अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद ज़रूर आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ जो मेथड लगेगा वो है एलिगेशन। और एलिगेशन तब लगता है जब मान लो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं और दोनों ऑब्जेक्ट्स को बेचने के बाद प्रॉफिट लॉस अलग अलग कितना हुआ वो हमें गिवन है, और बीच में रखने के लिए ओवरऑल यानी कुल मिलाकर प्रॉफिट लॉस हमें गिवन है। तो फिर बस हमें क्रॉस डिफरेंस करना होता है, और क्रॉस डिफरेंस करने के बाद जो यहाँ नंबर्स आते हैं ये नंबर्स रेशियो बताते हैं कॉस्ट प्राइसेस का, यानी कि क्रय मूल्य का। तो इसी कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ते हुए देखो टेबल का आपको बता रखा है 8% लॉस, और चेयर का आपको बताया है प्रॉफिट हुआ है 40%। बाकी बीच में आप रखोगे ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट, जो कि आपको गिवन है 6.4% का प्रॉफिट। तो बस आपको ना एक छोटा सा क्या करना है, क्रॉस डिफरेंस करना है। क्रॉस डिफरेंस का मतलब होता है बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर। तो आप 40 में से 6.4 घटाओगे तो 33.6 आपको मिलेगा। और इधर थोड़ा सा आपको ध्यान से घटाना है। 6.4 यहाँ बड़ा नंबर है, और जब उसमें से आप -8 घटाओगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। या फिर आप ऐसे याद रख लो, कभी भी एक नंबर माइनस में होता है और एक नंबर प्लस में होता है, तो उनको घटाते टाइम वो नंबर्स उल्टा ऐड हो जाते हैं। तो यानी इनका डिफरेंस बनेगा 14.4। अब देखते हैं इसका फाइनल रेशियो क्या बनता है। 12 से इसको आप काट सकते हो, 2 बारी 24 और ये 8, और ये तो 12 का स्क्वायर है, 12 बारी कटेगा। और भी आप इसको 4 से आगे काटोगे तो आपको फाइनल रेशियो कुर्सी और टेबल और चेयर का जो सीपी का रेशियो मिलेगा फाइनल, वो 7 और 3 मिलेगा। और इस रेशियो के हिसाब से आप देख पा रहे हो टेबल की वैल्यू 4 यूनिट जाते हैं, उसी की वैल्यू आपको शुरुआत में गिवन है कि 1600 जाते हैं, यानी कि 400 गुना। तो बस आप यहाँ दोनों नंबर्स को 400 से मल्टीप्लाई कर दो, और टेबल का कॉस्ट प्राइस हमसे पूछा है तो आंसर रहेगा 2800। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 एलसीएम एचसीएफ का है। पहले हिंदी में इसको समझ लेते हैं। कहते हैं कि जब हम दो नंबर्स का एचसीएफ निकालते हैं डिवीज़न मेथड से, डिवीज़न मेथड का मतलब होता है भाग विधि से, तो लास्ट डिवाइज़र यानी कि अंतिम भाजक 64 आता है। बल्कि नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अंतिम भाजक को ही एचसीएफ बोला जाता है। और उसके अलावा हमें क्वेश्चंस भी दिए हैं शुरू से लेके अंत तक। क्वेश्चंस का मतलब भागफल। और जिन दो नंबर्स का यहाँ हम एचसीएफ निकाल रहे हैं उन दोनों नंबर्स का हमें योग निकालना है। अब देखो करना क्या है, आप दो नंबर्स मान लो यहाँ ए और बी है, और आप मान लो ए छोटा नंबर है तो वो डिवाइड करेगा बड़े नंबर यानी बी को। कितनी बारी डिवाइड किया होगा वो आपको गिवन है। सबसे पहला भागफल 2, और यहाँ ज़रूर कुछ रिमाइंडर बचा होगा जिसको आप सी मान लो। और लॉन्ग डिवीज़न में आपने पढ़ा होगा कि अब सी डिवाइड करेगा ए को, मतलब पिछले जो भाजक होता है उसको डिवाइड करते हैं। तो ए को डिवाइड किया होगा कितनी बारी, आप बोलोगे 7 बारी। और अब डी मत मानना, आप रिमाइंडर लास्ट डिवाइज़र की बात आ चुकी है यहाँ, और वो हमें गिवन है 64। तो आप यहाँ 64 लिखोगे, और 64 ने डिवाइड सी को किया होगा और वो भी 2 बारी। और ये क्योंकि लास्ट डिवाइज़र है तो ये पूरा डिवाइड हुआ होगा, यानी रिमाइंडर बचा होगा 0। अब आप एक एक करके देखो इनकी वैल्यूज़ निकालो।
अगर सी की वैल्यू निकालनी है तो आप समझ रहे हो 64 इंटू टू और रिमाइंडर को जोड़ देना होता है, यानी 64 इंटू टू प्लस ज़ीरो। तो यहाँ से आपको सी की वैल्यू मिलेगी 128। इसके बाद आप वैल्यू ए की निकाल सकते हो, यहाँ सी की जगह आप 128 लिख लो। तो अब आपको फिर से वही करना है, 128 की मल्टीप्लाई 7 में और प्लस 64। अब 128 को आप 7 में देखो ऑरली मल्टीप्लाई कर सकते हो, अब इसको ब्रेक करके कर लो। 100 की 7 में करते हो तो 700 और 28 7 से 196 होता है, दोनों को जोड़ोगे 896 प्लस 64, तो ये आ गया 960। ए की वैल्यू आपको 960 मिल चुकी है, आप यहाँ 960 लिख लो। और अब आप निकाल सकते हो बी की वैल्यू, तो 960 इंटू टू प्लस रिमाइंडर यानी 128। तो ये भी देखो ऑरली मल्टीप्लाई हो सकता है, 1920 प्लस 128 यानी 2048। दोनों नंबर्स आ चुके हैं, सिंपली दोनों को ऐड करना है और ऐड जब आप करोगे तो आंसर रहेगा 3008। क्वेश्चन नंबर 3, पाइप और टंकी से है। आपको बताया जा रहा है 3 पाइप है, ए बी और सी, और वो अलग अलग किसी टंकी को भरने में इतना इतना टाइम लेते हैं। और बल्कि आगे बढ़ने से पहले ना इनका एलसीएम ले लेते हैं ताकि टैंक की कैपेसिटी आ जाए। 180 इनका एलसीएम होगा। उसके बाद आप इन तीनों की क्षमताएं निकाल लो, तीनों पाइपों की। 180/30 यानी 6। ऐसे ही यहाँ आपको 3 मिलेगी और यहाँ क्षमता मिलेगी 2। आगे कहते हैं तीनों पाइपों को 1 घंटे छोड़ 1 घंटे बाद खोला जाता है, मतलब 1-1 घंटे के लिए। और शुरुआत हुई है सी से, मतलब पहले घंटे सी को खोला गया, कहता है अगले घंटे बी को खोला गया और फिर उससे अगले घंटे ए को खोला गया। और इसी तरीके से आगे भी टंकी भरी जा रही है। तो बताना है कितने घंटे में टंकी फिल हुई। तो शुरुआत करते हैं, देखो सी पहले घंटे में 6 भरेगा, सॉरी सी की क्षमता 2 है, 2 भरेगा। अगले घंटे बी ने 1 घंटे काम किया है तो 3 पानी भरा होगा और तीसरे घंटे ए ने 6 भरा होगा। तो आप कह सकते हो कि ऐसे ही काम चलता रहेगा और हर 3 घंटे में 6 और 3 9 और 2 11 यूनिट टंकी भरती रहेगी। अब सीधा आप जंप लगाओ, 180 बहुत दूर है, आप 11 को कितने टाइम्स पढ़ सकते हो ताकि 180 के आसपास किसी मल्टीपल पे आप आ जाओ 11 के। तो 11 से इसको डिवाइड करते हैं 16 बारी, मतलब इस साइकिल को आप क्या करो 16 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। तो आपको मिलेगा कि 48 घंटे बाद 11 गुना 16 176 यूनिट टंकी भरी जा चुकी होगी। और अब फिर मैनुअली एक साइकिल आप चलाओ। साइकिल की शुरुआत वहीं से होगी जहां सबसे पहले साइकिल शुरू हुई थी, यानी सी से। तो सी को अब 1 घंटा दे देते हैं और क्षमता 2 है इसकी, तो 2 यूनिट और भी टंकी भरी जा चुकी है। और अब हम कह सकते हैं कि 49 घंटों में 178 यूनिट पानी भरा जा चुका है। और अब टर्न जो है आप समझ रहे हो बी की है, बी की क्षमता 3 है लेकिन पानी सिर्फ 2 भरना है। तो 2 यूनिट भरने में कितना टाइम लगा होगा, तो आप डिवाइड करोगे क्षमता से, यानी 2/3 घंटे। और ऐसे ये टंकी पूरी भरी जा चुकी है और टोटल टाइम लगा 49 सहित 2/3 घंटे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, प्रॉफिट एंड लॉस से आपको बताया जा रहा है कि एक दुकानदार 1008 के हिसाब से, मतलब 1008 रुपये प्रति कैलकुलेटर के हिसाब से कैलकुलेटर बेचता है। हालांकि उससे पहले उसने डिस्काउंट भी दिया है 16% का अंकित मूल्य पर। कहता है अगर कोई भी डिस्काउंट ना दिया जाए तो फिर उसे 25% का प्रॉफिट होता है क्रय मूल्य पर। तो बताना है कि हर कैलकुलेटर का क्रय मूल्य क्या होगा। अब तरीके बहुत सारे, एक सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। मार्क प्राइस भी अपने आप में आप मान सकते हो 100%, और 16% का अगर डिस्काउंट मिलेगा तो कस्टमर पे करेगा 84%। तो यानी 1008 यहाँ पर मार्क्ड प्राइस का 84% है। और अगर आप मार्क्ड प्राइस निकालना चाहते हो तो इंटू 100 भी कर दो। 84 से देखो इसको सीधा ही काट देते हैं, 1 टाइम्स में 84 और 2 टाइम्स में, यानी मार्क्ड प्राइस आपको मिल गया 1200। अब अगली लाइन के लिए आपको ध्यान से समझना है, ये मार्क्ड प्राइस ही सेलिंग प्राइस होगा, क्योंकि
कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा। अगर कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा तो जितना लिखा है उतने में ही बेचना होगा, यानी 1200 अगली लाइन के लिए सेलिंग प्राइस है और 25% का देखो प्रॉफिट हुआ है। अब आप सीपी को अगर 100% मानते हो और प्रॉफिट सीपी पर ही होता है, तो यानी 1200 जो सेलिंग प्राइस है वो 125 की वैल्यू है और कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है, तो आप 100 की वैल्यू निकाल लो बस। अब इसको सॉल्व करते हैं। 25 से 5 बारी घटा, 4 बारी, 5 से आप काटोगे 240 बारी और 240 गुना 4, आंसर रहेगा 960। क्वेश्चन नंबर 5, ये जो क्वेश्चन है टाइम एंड डिस्टेंस से है। कहते हैं एक गाड़ी जो है पहले 30 मिनट 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, अगले 40 मिनट 40 की स्पीड से और फिर अगले 50 मिनट चलती है x की स्पीड से। पूरे रास्ते की जो औसत गति रही वो 42 रही। तो बताना है कि x की स्पीड से कितना डिस्टेंस चला गया। अब सबसे पहले देखो आपको पता होना चाहिए कि एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं। तो आप बोलोगे कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करना होता है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब भी आप एवरेज स्पीड पे काम करोगे तो स्पीड को छोड़कर डिस्टेंस और टाइम को आप रेशियो में भी ले सकते हो, और वही मैं यहाँ करने वाला हूँ। ये जो टाइम है देखो 30 मिनट और फिर 40 मिनट और 50 मिनट, तो इसको मैं रेशियो में लूँगा। तो आप समझ रहे हो, अगर मैं इन तीनों को काटूँ तो 3, 4 और 5 का रेशियो आएगा। और मिनट भी कट चुके हैं। ये यूनिट जो मैं ले रहा हूँ 3, 4, 5, ये आवर्स है, ताकि हमें यूनिट भी कन्वर्ट करने में टाइम ना लगे। अब आप क्या करो, टोटल डिस्टेंस निकालो। जैसे आप बोलोगे 50 की स्पीड से 3 घंटे में 150 चला होगा, और इधर 40 की स्पीड से 4 घंटे में 160 चला होगा। तो मतलब 310 तो यही बन गया, 150 और 160। और 5 घंटे हमने x की स्पीड से आप बोलोगे 5x चला होगा। तो ये था टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम आप समझ रहे हो 3 और 4, 7 और 5, 12, और एवरेज स्पीड के बराबर होता है जो कि गिवन है 42। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो x की वैल्यू कितना आएगी, देखते हैं। 310 प्लस 5x और इक्वल्स टू 42 इंटू 12, यानी 420 और 84, 504। तो 5x की वैल्यू आपको मिलेगी 194, या फिर अगर x की बात करें तो वो आपको मिल रही है 194/5। तो देखो यहाँ तक हमने x की वैल्यू निकाल ली, और x की वैल्यू जो आई है वो 194/5 आई है। लेकिन आपको ध्यान से समझना है पूछा क्या जा रहा है। कहता है डिस्टेंस बताओ जो हमने x की स्पीड से चले हैं। अब ये डिस्टेंस हमें निकालना है। देखो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, और वापस अब आप इसको टाइम को एक्चुअल डाटा आपको लेना पड़ेगा। तो 50 मिनट टाइम है जिसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना होगा, और स्पीड तो हम निकाल ही चुके हैं 194/5। तो बस यहाँ से आपको मिल जाएगा कितना डिस्टेंस हमने चला। आप इसको काटोगे 97 टाइम्स और ये 3, तो 97/3, यानी ये पहला ऑप्शन जो है यही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। कहता है कि दो हमारे पास शंकु है मेटल के, और दोनों की हाइट जो है वो आपको देखो गिवन है 3.5 और दूसरे की 5.3, जबकि दोनों का जो रेडियस है यानी त्रिज्या वो सेम है 2.2। तो इन दोनों को पिघलाकर हमने तैयार किया है एक गोला, और इस गोले की आप यहाँ से रेडियस निकालो पहले, और फिर आगे आपको इसी गोले का बताना है टोटल पृष्ठीय, मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो जब भी मेल्टिंग वाला केस होता है, पिघलाने वाला, तो वॉल्यूम्स को इक्वल करना होता है। यहाँ वॉल्यूम निकलेगा दो दो कॉन्स का, और दो कॉन्स का जो वॉल्यूम होगा उसके लिए फार्मूला एक के लिए 1/3πr² होता है, लेकिन 1/3πr², इतना तो कॉमन नहीं है दोनों में। रेडियस दोनों की सेम है, और आप उसको लिख भी लो यहाँ 2.2 का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई जो ब्रैकेट आप यहाँ से लोगे हाइट प्लस हाइट, तो दोनों की हाइट को आप जोड़ोगे तो 8.8 आपको यहाँ मिल रहा है, और इसको आप इक्वल करोगे जिस शेप में आपने इसको ढाला है, यानी कि गोले की शेप में, जिसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3πr³।
अब यहाँ से आर निकालते हैं। देखो 3 से 3 कटा, पाई से पाई कटा, ये 4 इस 8.8 को 2.2 बारी में कटेगा और आपको नज़र आ रहा होगा आर क्यूब बराबर 2.2 का क्यूब। तो बिल्कुल आसानी से आपको आर की वैल्यू मिल गई 2.2। अब आपको निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया, जिसका फार्मूला 4πr² होता है। पाई आपको नज़र आ ही रहा है हर ऑप्शन में, उसको पाई लिखा रहने दो। और आर स्क्वायर 2.2 का स्क्वायर, आपको 22 का स्क्वायर याद होगा 484, तो 2.2 का स्क्वायर 4.84। अब बाकी देखो इसको 5 भी अगर आप मानते हो तो 5 इंटू 4 20 से थोड़ा कम रहेगा, और 20 से जो कम है देखो एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है 19.36 पाई। बस यही इसका रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताया जा रहा है कि 15 संख्याएं जिनका एवरेज है 45, इन्हीं में से पहली 6 संख्याओं का एवरेज यानी औसत 42.5 है और अंतिम 6 का औसत है 44.5। अच्छा, 6 और 6 12 संख्याएं होगी। लास्ट में कहता है कि एवरेज बताना है बचे हुए 3 नंबर्स का, और यहाँ थोड़ी सी गलती है, इसको आप ठीक कर लेना। इसने बोला है आउट ऑफ विच, जिनमें से 2 संख्याएं इतनी और इतनी है, तो ये गलती है। हमें देखो 3 नंबर्स का तो एवरेज निकालना ही है, और ये जो 2 नंबर्स है ये अलग 2 नंबर्स है, आउट ऑफ विच नहीं। हमें जो एवरेज निकालना है बचे हुए 3 नंबर्स का एंड इन 2 नंबर्स का, जो कि 41 और 46 है। यानी हमें लास्ट में 5 नंबर्स का एवरेज निकालना है। अब 2 तरीके हैं इसके, देखो एक तो डिटेल, एक शॉर्टकट। तो मैं शॉर्टकट ही यूज़ करूँगा। करना क्या होता है कि 15 संख्याओं का एवरेज 45 है, तो आप हर एक नंबर को 45 ही मान के चलो, जबकि हमें यहाँ 6 नंबर्स नज़र आ रहे हैं जिनका एवरेज 45 से 2.5 कम है। तो ऐसे 6 नंबर्स हैं, और उसी तरीके से लास्ट के 6 नंबर्स का एवरेज 44.5 है, यानी 0.5 कम। तो आप बोलोगे कि यहाँ तो 15 की कमी और यहाँ 3 की कमी, कुल मिला के 18 की कमी। इस कमी का मतलब ये है कि जितना हर नंबर को होना चाहिए था 45 के हिसाब से, तो वो ये टारगेट पूरा नहीं कर पाए और 18 ये पीछे चल रहे हैं। अब जो 3 नंबर्स बचे, तो हमें इन 3 नंबर से ही इस 18 की रिकवरी करानी होगी, और 18 की रिकवरी 3 नंबर्स करेंगे, तो इसका मतलब है इन 3 नंबर्स का एवरेज। अब इस वाले एवरेज से 6 ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ तक की कहानी ये है कि लास्ट 3 नंबर्स का एवरेज, लास्ट 3 नंबर्स का एवरेज 51 होना चाहिए, और वही आंसर भी होता अगर ये 2 नंबर्स ना होते। लेकिन अब हमें इन 3 नंबर्स के साथ साथ इन 2 नंबर्स को और भी लेना है, और टोटल एवरेज निकालना है 5 नंबर्स का। फिर से आप वही कॉन्सेप्ट यूज़ करो कि 3 नंबर्स का एवरेज 51 है, तो यानी हर नंबर को 51 ही होना चाहिए था। लेकिन देखो ये नंबर आपको नज़र आ रहा है 10 कम, और दूसरा नंबर जो है 46 है, तो 51 से 5 कम। तो इसका मतलब है इन्होंने 15 की यहाँ कमी रखी है, और अब 15 को हमें वापस 5 नंबर इस पर बांटना होगा, और एवरेज को 3 कम कर देना होगा। तो 51 में से आप 3 माइनस करोगे, तो इन पाँचों नंबर्स का एवरेज 48 रहेगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा रेशियो प्रपोर्शन का है। 4 नंबर आपको दे रखे हैं 27, और दूसरा नंबर है 43, तीसरा नंबर है 36, और चौथा नंबर है 60। कहता है हर एक नंबर में से x को घटाया गया, और उसके बाद ये नंबर्स जो है प्रपोर्शन में आ जाते हैं, मतलब समानुपाती हो जाते हैं। तो समानुपात का मतलब ये होता है कि अगर 4 नंबर्स है ABCD, तो पहले 2 का वही रेशियो रहना जो आखिरी 2 का होता है। और इसलिए मैंने सवाल को पढ़ते पढ़ते इनको रेशियो में लिखना शुरू कर दिया था। तो सब में से x घटाने के बाद दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए। यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले, और एक बार ये x की वैल्यू आ जाएगी तो फिर हमें यहाँ देखो x की वैल्यू रखते हुए मीन प्रपोर्शन यानी कि मध्य अनुपात निकालना है, समानुपात। x की वैल्यू कैसे निकालनी है? पहला तरीका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और दूसरा एक तरीका है देखो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। बहुत सिंपल सा मेथड है, आप ध्यान देना। जैसे मान लो a/b = c/d है,
तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, जिसको हम शॉर्ट में CND मेथड बोलते हैं, तो इसमें करना ये होता है कि ऊपर तो आप इनका सम कर दो यानी A+B, और अपॉन में इनका डिफरेंस A-B, और ये दोनों जगह होता है, मतलब यहाँ भी आप सेम करोगे C+D अपॉन C-D। तो इसी CND का यूज़ करते हुए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आप समझ रहे हो ऊपर हमें क्या करना है, इन दोनों का सम। तो जब हम इसको ऊपर ले जाके जोड़ेंगे तो 27 और 43 ऐड होकर आप समझ रहे हो 70 बनेगा, और माइनस का 2x बनेगा। नीचे हमें माइनस करना है ऊपर वाले में से इतना, तो आप समझ रहे हो साइन चेंज हो जाते हैं, x से x कटा, और 27 माइनस 43 यानी कि माइनस का 16। अब ऐसे ही आप राइट हैंड साइड भी जब करोगे तो ऊपर आपको 96 माइनस 2x मिलेगा, और नीचे आपको मिलेगा माइनस का 24। और अब आप इसको कैलकुलेट कर दो, माइनस से माइनस कटा, 8 2 ज़ा 8 3 ज़ा, बल्कि ऊपर भी अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, यहाँ थोड़ा सा रफ वर्क हो जाएगा, आप समझ जाना, ये 35 हो जाएगा और ये x बचेगा। ऐसे अगर मैं यहाँ कॉमन ले लूँ 2, तो यहाँ 48 बचेगा और इधर ये x बचेगा। तो कुल मिला के ये मैंने आपको सिर्फ बताया है, आप इसको बिना ऐसे काटे भी लिख सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड में कुल मिला के भाई 35 माइनस x बटे 2 बचेगा, और राइट हैंड साइड में 48 माइनस x अपॉन 3। और इसके बाद बस आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, और कर ही लेते हैं, बल्कि 3 से आप करोगे 105 माइनस 3x इक्वल्स टू 96 माइनस 2x, और यहाँ से आपको x की जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी 9। और अब क्या करना है, देखो x की वैल्यू को यहाँ पुट करना है। तो एक नंबर आपको 10 मिल गया, और दूसरा नंबर 2 9 ज़ा 18 माइनस 3 यानी 15। और आपको ये रिज़ल्ट बिल्कुल याद होगा कि जिन दो नंबर्स का हमें मीन प्रपोर्शन निकालना होता है, उन्हीं को हम रूट के अंदर सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये बन जाएगा या तो √150, या फिर आप इसके यही फैक्टर कर दो। आप 10 को लिख सकते हो 5 गुना 2, और 15 को लिख सकते हो 5 गुना 3। तो यहाँ से देखो 2 5 है तो एक 5 बाहर हो गया, और रूट के अंदर 2 इंटू 3 6, तो आंसर होगा 5√6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। आपको यहाँ बता रखा है सुमिता जो कि 18% बचत करती है, लेकिन ध्यान से देखो, आपको समझना है अपनी आय या इनकम का नहीं बल्कि खर्च का। और आगे आपको बताया अगर उसकी इनकम 35% से बढ़ जाती है और उसका खर्च भी 38.6% से बढ़ जाता है, तो बताना है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि आएगी। अब शुरुआत इसकी फ्रैक्शन बना के ही करेंगे। 18% की जो फ्रैक्शन होती है 18/100 यानी कि 9/50। तो 9 तो देखो यहाँ पर सेविंग्स होगी, लेकिन ये जो 50 है ये आपको समझना है इनकम नहीं है, एक्सपेंडिचर्स है यानी खर्च है। और अगर इनकम की बात की जाए तो आप बोलोगे दोनों को जोड़ के 59 बना लेते हैं। एक एक दो दो ज़ीरो आप हमेशा की तरह लगा दो, ताकि परसेंटेज में वर्क करना इजी हो जाए। और आगे बस फॉलो करो, इनकम 35% से बढ़ती है, 5900 का आपको 35% निकाल के जोड़ना होगा। और 5900 का अगर मैं आपसे 10% पूछूँ तो आप बोलोगे 590। 30% के लिए आप 590 का 3 टाइम्स कर दो यानी 1770, और 5% और आपको निकालने हैं तो 590 का आधा यानी 295। तो 5 9 और 7 16, और 2065 से उसकी इनकम बढ़ गई, तो नई इनकम जो होगी वो 7965 होगी। और इसी इनकम में से अब वो सेव भी करेगी और खर्च भी करेगी। तो ये भी बताया गया है कि जो उसका खर्च है वो 38.6% से बढ़ जाता है। हालांकि 5000 का आपको इतना परसेंट निकालना ईजी है। जब आप इतना परसेंट निकालोगे तो ये पॉइंट भी हट के नीचे एक ज़ीरो ले जाएगा, यानी 3 से 3 ज़ीरो ख़त्म। और 386 की मल्टीप्लाई सिंपली 5 में करनी है, तो 1930 होते हैं। और नए जो खर्च होंगे 1930 आप जोड़ोगे तो 6930।
और अगर सेविंग्स की बात करें तो आप 7965 में से इतना माइनस करो और 1035 आपको मिल जाएगा। अब कहते हैं सेविंग्स कितने परसेंट से बढ़ी या घटी। तो देखो आपको बढ़ती नज़र आ रही होगी, और कितने से बढ़ती नज़र आ रही है, तो आप बोलोगे 135 से। और 135 कितने पर बढ़ी, पुरानी वाली सेविंग यानी 900 पर, और परसेंट के लिए 100। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो पूरा ये 15% से इंक्रीमेंट आ रहा है, यही इसका आंसर है। तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव था। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10th मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। आपको बता रखा है कि एक आयत रेक्टेंगल जिसका क्षेत्रफल L इंटू बी होता है, तो ये वैल्यू आपको गिवन है 660। आपको डायगोनल भी गिवन है। डायगोनल का फार्मूला भी, विकर्ण का फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए, अंडर रूट में L² प्लस B²। और आपसे पेरीमीटर यानी परिमाप पूछा जा रहा है, जिसका फार्मूला होता है इतना, 2 इंटू में L प्लस बी। तो पहला तरीका तो ये है कि हम इसको एक फार्मूले में ही सबको पुट कर दें, और वो फार्मूला होता है L प्लस बी का होल स्क्वायर। और ये आपको अच्छे से पता है, L² प्लस B² प्लस 2LB। आपके पास L² प्लस B² की वैल्यू भी है। आप इस रूट को ख़त्म करोगे, यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पुट कर सकते हो। LB की वैल्यू आपके पास है, और L प्लस बी का जो ये स्क्वायर है, ये हटा के यहाँ आप अंडर रूट ले सकते हो, और ऐसे आपको L प्लस बी की वैल्यू मिल जाएगी। और जब आप यहाँ इसको पुट करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो पेरीमीटर आ जाएगा। ऑल्टरनेटिवली क्या कर सकते हैं, देखो इस अप्रोच में टाइम लगेगा। दूसरा तरीका ये है कि रेक्टेंगल में ये डायगोनल होता है, देखो, और ये जो एंगल है आप समझते हो 90 डिग्री होता है। इसको लंबाई बोलते हैं, इसको चौड़ाई, और ये डायगोनल। तो मतलब ये जो है ना, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूज, जिसको कर्ण बोलते हैं, तो ये काम कर रहा है डायगोनल का। और एक बेस और एक परपेंडिकुलर होते हैं, जिसकी जगह यहाँ L और B लिखा है। तो राइट एंगल के अगर आपको ट्रिपलेट्स याद है, तो एक ट्रिपलेट होता है 11, 60, 61, 11, 60 और 61। 61 सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनियस को बताती है, यानी डायगोनल को, और डायगोनल यहाँ 61 ही है। और अदर 2 साइड में से एक लंबाई होगी और एक चौड़ाई होगी, और अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो 660। और ध्यान से देखो, एरिया आपको गिवन भी 660 ही है। तो ये ट्रिपलेट बिल्कुल यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहे हैं। और पेरीमीटर हमें निकालना है, जो कि 2 इंटू में L प्लस बी होता है। L प्लस बी देखो 71 बन रहे हैं, और 2 इंटू 71 आंसर होगा 142। तो ये अप्रोच एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट है, बट आपको याद होना चाहिए ट्रिपलेट्स। क्वेश्चन नंबर 11th मिक्सचर का क्वेश्चन है। आपको बता रखे है स्पिरिट और वाटर। स्पिरिट और वाटर जो है ए में 5:2 में है, और जो है बी में ये रेशियो है 7 और 6। तो हमें 7 लीटर तो उठाना है ए का, और 9 लीटर उठाना है बी का। तो आगे के क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, पहले यहाँ से एक फाइनल मिक्सचर तैयार करते हैं। तो देखो 5 और 2 टोटल क्वांटिटी जो है यहाँ पर 7 बन रही है, जबकि यहाँ अगर आप टोटल क्वांटिटी चेक करोगे 7 और 6 13 बन रही है। जबकि हमें इनको मिलाना 7 13 में नहीं है, 7 और 9 में है। तो आपको रेशियो यहाँ तैयार करना होगा 7 और 9। और कैसे 7 और 9 बनाना है 7 13 से, तो समझना है। देखो सबसे पहला आपको इन दोनों नंबर्स को इक्वल करना है आपस में। तो ऊपर आप 13 से और नीचे 7 से मल्टीप्लाई करोगे, तो दोनों का रेशियो 1 और 1 हो गया। अब एक बार आप ऊपर 7 से और एक नीचे 9 से और मल्टीप्लाई कर दो, तब जाके ये नंबर्स टोटल क्वांटिटी 7 और 9 में बनेगी। बाकी देखो 7 से 7 आप काट भी सकते हो। कुल मिला के आपको ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है 13 से, और नीचे वाले नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई करना है 9 से। तो रिक्वायर्ड रेशियो जिनमें हमें इनको मिलाना है वो बन जाएगा। और अब दोनों को मिक्स कर देते हैं, तो फाइनल में स्प्लिट जो होगा, देखो यहाँ 65 बन रहे हैं, और यहाँ बन रहा है आपका 63। और 65 और 63 आप समझ रहे हो 128 होते हैं। उसी तरीके से वाटर देखो यहाँ 26 बन रहे हैं,
और यहाँ 54 बन रहे हैं, और 54 और 26 होता है 80। और आप इसको छोटा कर लो, तो 4 से आप इसको काटोगे तो ये 32 हो जाएगा, और 4 से आप इसको काटोगे तो ये 20 हो जाएगा। और भी आप इसको छोटा कर सकते हो, 4 से दोबारा काटोगे 8 बारी, और 4 से काटोगे 5 बारी। तो इतना मैं हटा देता हूँ, और यहाँ से हमें पता चल गया फाइनल मिक्सचर में स्प्रिट और वाटर का जो रेशियो हमारा बना है वो हमारा बना है 8 और 5। और अब आगे का क्वेश्चन पढ़ना है। कहता है 260 मिलीलीटर रिजल्टिंग सॉल्यूशन है, मतलब सबसे पहले आप इसको 260 बनाना चाहो बना सकते हो, वरना आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। और इसमें कितना स्प्रिट और मिलाया जाए ताकि ये रेशियो चेंज होकर 2 और 1 बन जाए। स्प्रिट आपको ऐड करना है ताकि ये रेशियो 2 और 1 बन जाए। और जब आप स्प्रिट ऐड करोगे तो वाटर आपका सेम रहना चाहिए। नीचे जो है 1 को आप 5 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई होकर 10 बन जाएगा। और स्प्रिट आपको यहाँ मिलता नज़र आ रहा है 2 यूनिट। बस अब आपको इस 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, जबकि ये जो फाइनल मिक्सचर था हमारा बना था 13 यूनिट, इसकी वैल्यू यहाँ देखो गिवन थी 260। तो 13 की वैल्यू 260 ml है, एक की वैल्यू आप समझ रहे हो 20 ml होगी, और यहाँ हमें 2 की वैल्यू निकालनी है तो 40 ml, यानी 40 मिलीलीटर जो है स्प्रिट यहाँ मिलाना होगा। क्वेश्चन नंबर 12 प्रॉफिट एंड लॉस का है। कहता है किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 11/20 में बेचने पर दुकानदार को 12% की हानि होती है। अगर वो वास्तविक विक्रय मूल्य के 90% में इस वस्तु को बेचे तो बताना है लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है। आप मान लो कि कॉस्ट प्राइस 100, लेकिन आप सेलिंग प्राइस को कुछ नहीं मान पाओगे, फ़िलहाल एक्स मान लेते हैं, और ये यहाँ पर ओरिजिनल सेलिंग प्राइस होगा बल्कि। अब आगे कंडीशन ये थी कि हम इस वाले सेलिंग प्राइस पे ना बेच के बल्कि इस सेलिंग प्राइस के 11/20 में अगर बेचते हैं तो फिर हमें 12% का लॉस होगा, यानी हमारा 100 वाला सामान 88 में जाएगा। और बिल्कुल आसानी से आप ओरिजिनल सेलिंग प्राइस की यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि आएगी 20 × 8 160। तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 160 आ चुका है। और आगे अब इस लाइन को पढ़ते हैं। अगर ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 90% में ये बेचा जाए तो अब आप 160 का 90% निकालोगे तो ये 144 आएगा। और पूछा जा रहा है कितना परसेंट उस कंडीशन में प्रॉफिट होगा। तो आपको नज़र आ रहा है 100 वाला सामान 144 में जाएगा तो 44% का प्रॉफिट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, परसेंटेज से है क्वेश्चन, इलेक्शन बेस्ड। कहता है कि एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट्स ने हिस्सा लिया, 150 वोट यहाँ पर इनवैलिड रहे, अवैध, और जीतने वाले कैंडिडेट को 57% वोट मिले हैं। अंडरस्टूड है कि वो वैलिड का ही मिला होगा, और वो 238 से जीत गया। कहता है टोटल यहाँ कितने वोट पड़े। तो आप वैलिड को यहाँ 100 मान लो, और 100 का ही एक विनर कैंडिडेट को 57 मिले, तो यानी लूज़र हारने वाले को मिला होगा 100 - 57 यानी 43। और हार जीत देखो 14 से नज़र आ रही है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू हमें गिवन है 238। तो 14 इसको काटेगा, देखो 14 × 1 = 14 और 7 टाइम्स यानी 98, 17 बारी। यहाँ भी आप 17 से मल्टीप्लाई करते हो तो वैलिड वोट्स तो आगे 1700, लेकिन हमसे पूछा है कितने वोट यहाँ पड़े। तो वोट जो पड़े थे वो वैलिड भी पड़े थे और इनवैलिड भी वोटिंग हुई थी, तो आपको इनवैलिड भी इसमें जोड़ना होगा, और टोटल वोटिंग यहाँ हुई थी 1850। बस यही सवाल का रहेगा आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, डीआई का क्वेश्चन है। यहाँ आपको एक ग्राफ दिखा रखा है और 2 चीज़ें यहाँ बता रखी है आपको। जो ये ब्लू कलर है तो ये है कितने स्टूडेंट्स किस स्कूल से अपीयर हुए एग्ज़ाम में, और ऑरेंज कलर आपको बता रहा है कि उनमें से पास कितने हुए। तो ऐसे टोटल 4 स्कूल है यहाँ, और क्वेश्चन इस पे जो पूछा जा रहा है वो ये है कि एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर स्कूल हु पास्ड फ्रॉम ए, सी एंड डी। ए, सी और डी स्कूल से जितने भी बच्चे पास हुए हैं उनका एवरेज।
कितने परसेंट कम है टोटल उन बच्चों से जो अपीयर हुए हैं स्कूल बी में। तो पहले देखो एवरेज निकाल लेते हैं इन तीनों स्कूल्स का। तो ए, सी और डी में जो बच्चे पास हुए हैं, देखो इनको हमें जोड़ने हैं। तो जब आप इनको जोड़ोगे 240 और 200 यानी 440, 540 और 605 बन रहे हैं, ये 615 सॉरी। और 615 को जब आप डिवाइड करोगे 3 से तो एवरेज यहाँ से आपको मिलेगा 205। तो यानी कि ए, सी और डी से जो बच्चे पास हुए उनका एवरेज तो है 205। दूसरी तरफ आप क्या निकाल लो कि कितने बच्चे बी में अपीयर हुए, वो तो खैर गिवन ही है 250। और अब सवाल बस इतना सा है कि 205 250 से कितना परसेंट कम होता है। तो आपको पता है 45 कम होता है, आप ऊपर लिखोगे, तुलना 250 से नीचे लिखेंगे इनटू 100। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 50 से 5 बारी घटा 2 बारी और 5 से 9 बारी, तो 18% रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 फार्मूला बेस्ड है। बड़े ध्यान से आपको देखना है कि 1024 जो होता है वो 32 का स्क्वायर होता है और 10.24 होता है 3.2 का स्क्वायर, और एक 3.2 यहाँ भी है। तो यानी ये कुल मिला के ना 3.2 का क्यूब बना। उसी तरीके से आप यहाँ ध्यान से देखो तो आप बोलोगे कि ये 2.8 का बनेगा क्यूब। तो ये कौन सी फॉर्म बनती जा रही है, तो आप देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि ये फॉर्म बनेगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में ए प्लस बी। बाकी फर्दर जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3a² प्लस 3ab² हो जाएगा। और टोटल देखो 1 2 3 4 टर्म्स बननी चाहिए, और आप ध्यान से देखो 1 2 3 4 टर्म्स यहाँ बन रही है। तो इसका मतलब है ये पूरा का पूरा फार्मूला है ए प्लस बी का होल क्यूब। और ए और बी यहाँ आप समझ रहे हो, ए का मतलब 3.2 है, बी का मतलब 2.8 है। तो यानी कि ए प्लस बी बन रहा है 6। और हमें यहाँ क्या निकालना है, इस एक्स का अंडर रूट, यानी कि ए प्लस बी के क्यूब का अंडर रूट, क्योंकि एक्स का मतलब यहाँ पर ए प्लस बी का क्यूब है। तो 6 का क्यूब 216 होता है और इसी का आपको बस अंडर रूट निकालना है, और ये आंसर आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा 6√6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है ये। एक 6 डिजिट का नंबर आपको यहाँ गिवन है और ये कहते हैं 60 से डिविजिबल है। अब 60 हो, 50 हो, 40 हो, 20 हो, कोई भी ऐसा नंबर हो जिसके लास्ट में ज़ीरो हो, तो ये बात तो पक्की है कि नंबर के लास्ट में भी ज़ीरो होनी चाहिए, और यहाँ ज़ीरो है भी। तो आप ज़ीरो से ज़ीरो काट दो, और अब जो ये रिमेनिंग नंबर बचा, तो अब आप इसको बोलोगे कि ये नंबर डिविजिबल होना चाहिए 6 से। और 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है कि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। 2 का डिविजिबिलिटी होता है लास्ट डिजिट 2 से कटने वाली हो, और 3 का डिविजिबिलिटी होता है सम ऑफ डिजिट्स 3 के टेबल में आए। तो सम ऑफ डिजिट्स जितनी डिजिट्स हैं उनका तो कर ही लेते हैं, 9 और 7 16 और 3 19। तो 19 के बाद वो कौन सा नंबर है जो 3 के टेबल में आता है। आप बोलोगे 21 है, 24 है। तो 21 बनाने के लिए तो आपको 19 में देखो 2 जोड़ना होगा। तो या तो ये 2x 2 होना चाहिए, या फिर आप 3 3 जोड़ते चलो, तो इनमें से कुछ भी हो सकता है। अब 2x की वैल्यू इनमें से अगर कुछ भी हो सकती है, तो आप ध्यान से समझो, अगर मैं 2 लेके चलता हूँ तो आपको x को 1 लेना होगा, और जब आप यहाँ x की जगह 1 रखोगे तो फिर ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा और 6 से भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए 2 तो पॉसिबल है नहीं। आप 2x को 5 तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पॉइंट में चली जाएगी। अब 2x को अगर हम 8 समझे तो x की वैल्यू 4 होगी, और ये पॉसिबल है, क्योंकि जब हम 4 यहाँ भी रखेंगे और यहाँ भी रखेंगे तो ये नंबर 2 से भी डिविजिबल बना रहेगा और 3 से भी। तो यानी x की वैल्यू हमें यहाँ 4 लेनी है, और उसी x की वैल्यू को आपको यहाँ पुट करना है। तो 3 4 से 12 प्लस 2 यानी 14, और नीचे 3 4 से 12 माइनस 2 यानी 10। फाइनली हमें आंसर मिलेगा 7/5। उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17,
पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, आपको बता रखा है 3 पार्टनर्स हैं और ये उनका प्रॉफिट का रेशियो है 5:4:3। कहते हैं बी जो है पार्टनरशिप से रिटायर हो रहा है और इसलिए वो अपना हिस्सा दे के जा रहा है ए और सी को। किस रेशियो में ए और सी बांटेंगे बी के हिस्से को? 2:1। तो कहता है न्यू जो रेशियो बनेगा ए और सी का वो बताओ। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं। ए और सी में बांटने के लिए जो 2:1 है तो ये 3 बना रहे हैं और यहाँ ध्यान से देखो बी का जो हिस्सा है वो 3 से नहीं कट रहा, मतलब वो 4 है। तो अब इसको कुछ ऐसे बैलेंस करो कि ये 3 से नंबर कट जाए बी का। तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो इस रेशियो को और 3 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप लिखोगे 15, 12 और 9। तो बस थोड़ा सा हमने बैलेंस कर लिया। ये बी सी का आप लेके चलो प्रॉफिट का रेशियो और अब बी को आप रिटायर कर रहे हो तो इस 12 को आपको बांटना होगा 2:1 में और 2:1 में आप आसानी से बांट लोगे। 3 की वैल्यू 12 यानी 4 टाइम्स, 4 टाइम्स आप यहाँ भी करोगे तो 8 तो इसमें से मिलेगा देखो ए को और 4 मिलेगा सी को। तो ए का नया शेयर 23 बना और सी का नया शेयर 13 बना। तो नए हिस्सों का जो अनुपात होगा वो 23:13 होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो फिर से उसी ग्राफ पर बेस्ड है जो ग्राफ अभी हमने ऊपर देखा था। सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पास हुए हैं ए बी और डी से। तो देखो ए बी और डी इनको आप जोड़ लो पहले। 240 और 180, 420 और 175 यानी 595 बनेगा। तो कहते हैं इन तीनों स्कूल से जो बच्चे पास हुए वो कितना परसेंट है टोटल स्टूडेंट्स जो ए सी और डी में अपीयर हुए हैं। तो ए सी और डी में अपीयर होने वाले बच्चे और जोड़ने हैं आपको। 275 और 225 पूरा 500 और ये जो था 200 तो यानी 700 बच्चे इन तीनों स्कूल से अपीयर हुए थे। इनकी तुलना में परसेंटेज निकालना था। अब इसको सॉल्व करोगे तो 7 8 ज़ा 56 और बचा 35 यानी 5 बारी में 85% इस क्वेश्चन का रहेगा आंसर। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 जो क्वेश्चन है इसमें हमें बताया जा रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपये है और जिसे 2 क्रमिक बट्टे देने के बाद, दोनों क्रमिक बट्टे बराबर है x और x% के, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स देने के बाद फाइनली इसको बेचा गया 289 में। मतलब यहाँ मार्क्ड प्राइस देखो 400 है और फाइनल सेलिंग प्राइस यहाँ 289 है 2 डिस्काउंट्स देने के बाद। आगे कहते हैं कि अगर हम इन दो की जगह सिर्फ एक ही डिस्काउंट देते और वो भी 2x% का तो फिर कितना मतलब सेलिंग प्राइस इसका होता। अब ये देखो सक्सेसिव में आपको एक रेशियो मेथड बस पता होना चाहिए कि मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस हमारे पास है और ये दोनों सेम मतलब डिस्काउंट्स थे। तो सेम डिस्काउंट्स का मतलब ये है कि आप इनका सिंपली बस अंडर रूट कर लो क्योंकि ये 2 डिस्काउंट थे। 3 होते तो हम क्यूब रूट करते और अंडर रूट करने से क्या होगा कि आपको रेशियो मिल जाएगा कि हर एक डिस्काउंट के बाद वैल्यू कितने से कितना होगी। तो 20 से देखो 17 होगी यानी 3 का डिस्काउंट हमेशा हमें 20 पे मिला इंटू 100। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल गई 15%। और अभी देखो आपको 2x% का डिस्काउंट देना है तो 2x% का मतलब 30% होता है और 400 पे ही जब आप 30% का डिस्काउंट दोगे तो आप समझ रहे हो 400 का 30% 120 होता है और उस कंडीशन में 400 माइनस 120 280 में सामान बेचा जाएगा। तो बस ये इसका आंसर होगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 20 सिंपल इंटरेस्ट से है। कहता है कि किसी प्रिंसिपल पर किसी धनराशि पर 3.5 साल में सिंपल इंटरेस्ट पे हमने जब उसको इन्वेस्ट किया तो वो इतना बन गया, मतलब ये अमाउंट है 3.5 साल बाद। और अगर हमने इसको 6 साल के लिए इन्वेस्ट किया होता सेम प्रिंसिपल को सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट को तो ये 6 साल में इतना हो जाता, मतलब ये भी अमाउंट है।
प्रिंसिपल यानी धनराशि हमसे पूछी जा रही है। अब देखो आपको समझना ये है कि ये भी अमाउंट है, ये भी अमाउंट है। अमाउंट और अमाउंट का अंतर हमेशा होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो पहले तो आप इन दोनों का अंतर करो, और इन दोनों का जो आप अंतर करोगे तो आपको देखो 1320 1320 आपको इन दोनों का अंतर मिल रहे हैं। तो अमाउंट और अमाउंट का जो अंतर है वो सिंपल इंटरेस्ट होता है। और कितने टाइम का, तो आप देखो टाइम का भी डिफरेंस कर लो, और 3.5 और 6 इन दोनों का अंतर होता है 2.5 साल। तो ये 2.5 साल का है। अगर मैं इसको 2.5 साल से डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे पता चल जाएगा 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट। और जैसे कि ये नंबर अमाउंट था, तो अमाउंट प्रिंसिपल और इंटरेस्ट से मिलाकर बनते हैं। इसमें इंटरेस्ट होगा 3.5 साल का। तो वो 3.5 साल का इंटरेस्ट मैं निकाल लेता हूँ। अगर मैं इसको 3.5 से कर दूँ मल्टीप्लाई, अब ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ये 3.5 साल का बन जाएगा। कितना बन रहा है देखते हैं इसको। ये 5 बारी कटा 7 बारी, 5 से ये कटा 5 2 ज़ा 10 और 6 4, और 264 की मल्टीप्लाई या 7 में करोगे, 7 4 ज़ा 28 और 4, और ये आपका बना 1848। तो यानी 3.5 साल में इतना सिंपल इंटरेस्ट है। और जैसे कि मैंने आपको समझाया था, ये 6648 अमाउंट था, और आप इसमें से अगर इंटरेस्ट माइनस करते हो तो प्रिंसिपल आपका बिल्कुल आसानी से आ जाएगा 4800। तो 4800 इस क्वेश्चन का रहेगा आंसर। बाकी यहाँ ही पेपर ख़त्म होते हैं, और जल्द किसी नई आंसर की के साथ मिलते हैं। जब तक आप इसको कंप्लीट कर लेना। थैंक यू।